आज के क्लास में हम लोग जर्नल सीखने वाले हैं, लेकिन जर्नल सीखने से पहले हम सभी पीछे के कुछ पढ़े हुए चीज़ों पर पुनर्विचार करेंगे ताकि हम जर्नल को अच्छे तरह से समझ सकें। प्रायः जर्नलों को लिखा दिया जाता है और कहा जाता है रट ले, लेकिन अगर हम चाहें तो कुछ तकनीकों का प्रयोग करें तो हमें इसे रटना नहीं पड़ेगा और इसे हम समझ लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछले की क्लास में आपको बताया जा चुका है कि हम लोग जो अभी अध्याय पढ़ रहे हैं उस अध्याय का नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, जिसमें आपको बताया गया था कि साझेदारी समझौते में यदि किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो उसे ही हम साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं, जिससे साझेदारों के अधिकार और कर्तव्यों में परिवर्तन आ जाता है। और यदि अधिकारों और कर्तव्यों में परिवर्तन के कारण कोई मौद्रिक हेरफेर होती है, पैसे में हेरफेर होती है, तो उसका लेखांकन करना उचित होता है। तो हम इससे संबंधित वर्किंग नोट कैसे बनाए जाते हैं वो समझ चुके हैं और आज हम जर्नल सीखने वाले हैं। तो आपको यह पता हो चुका है कि साझेदारी का पुनर्गठन का मतलब साझेदारी फर्म में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। फर्म जैसे काम कर रही है वैसे ही करते रहती है, केवल साझेदारों के अधिकार और कर्तव्यों में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे तो किसी भी तरह का परिवर्तन साझेदारी संलेख में यदि होता है तो वह साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है, लेकिन लेखांकन हम उन्हीं का करते हैं जिसमें मौद्रिक हेरफेर होती है। और इस तरह से साझेदारी के पुनर्गठन के 5 कारण बताए गए हैं, जो कि 5 कारण आपको इस किताब के अंतर्गत पढ़ना है। तो वो 5 कारणों को अभी हम आपके पास लिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लिख रहे हैं कि साझेदारी के पुनर्गठन के निम्नलिखित कारण होते हैं। साझेदारी के पुनर्गठन के निम्नलिखित कारण होते हैं और उन कारणों में सबसे पहला कारण जो है वो आप अच्छे तरह से जानते हैं, और वो है लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन। अगर साझेदारों के लाभ हानि विभाजन में किसी भी तरह का परिवर्तन होता है तो वह साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। और अभी हम लोग यही चीज़ पढ़ रहे हैं, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। दूसरा जो कारण आपको मालूम है वो है नए साझेदार का फर्म में प्रवेश होने पर। यद्यपि कोई भी साझेदार फर्म में प्रवेश पाना चाहता है तो प्रवेश होने पर भी साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। उसके बाद है वर्तमान साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर। यानी कोई साझेदार जो फर्म में है और वह चाहता है कि हम फर्म से बाहर निकल जाए, तो वह स्वतंत्र है, वह जब चाहे अपने साझेदारों की सहमति से वो फर्म से बाहर जा सकता है। तो जैसे ही साझेदार अगर फर्म से बाहर जाएगा तो फिर साझेदारी की पुनर्गठन हो जाएगी, है ना। तो वर्तमान साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर। चौथा पॉइंट जो आप जानते हैं वह है साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। अगर किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो भी साझेदार का पुनर्गठन होता है। और 5वां कारण है 2 या 2 से अधिक साझेदारी फर्मों का एकीकरण होने पर। तो ये 5 पॉइंट जो है वो 5 पॉइंट आपको पहले के वीडियो में बताया जा चुका है कि साझेदारी के पुनर्गठन के
5 कारण होते हैं। पहला, लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के कारण, जो वर्तमान में अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। नए साझेदार के प्रवेश होने पर, वर्तमान साझेदार के अवकाश ग्रहण होने पर, साझेदारी की मृत्यु होने पर, या 2 से अधिक साझेदार फर्मों का एकीकरण होने पर। और आपको यह बताया गया था कि ये 5 कारण में से किसी भी कारण होता है तो वह साझेदारी का पुनर्गठन कहलाता है। और यह एग्जामिनेशन में आपको कई एक बार पूछ सकता है कि साझेदारी के पुनर्गठन के कौन कौन से कारण होते हैं, तो यह 5 कारण आप लिखेंगे। और ये 5 चैप्टर हमें पढ़नी है, और जैसे ये 5 चैप्टर पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि सेकेंड ईयर के अकाउंटेंसी की 50% ऑफ बुक्स आप कंप्लीट कर पाएंगे। और इस 5 में से अभी हम लोग लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का कारण पढ़ रहे थे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी जर्नल पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ पर जानें कि साझेदारी का पुनर्गठन चाहे लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण हो, या नए साझेदार फर्म के में प्रवेश के कारण हो, या अवकाश के कारण हो, या मृत्यु के कारण हो, या फर्मों के एकीकरण के कारण हो, जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो हमें फर्म में जितने भी पुराने लाभ और जितने भी पुराने संचय है, उन सभी लाभ या संचय को साझेदारों के बीच में क्या कर देना चाहिए, बांट देने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है, यानी आज पुनर्गठन होगा, तो आज के बाद से फर्म को एक नए रूप से, एक नए तरीके से चलाया जाएगा। तो जब नए रूप से, नए तरीके से जब नई चीज़ें चलाई जाएगी तो स्वाभाविक है जब आज पुनर्गठन हुआ तो पुनर्गठन से पहले जितना भी लाभ है, जितना भी संचय है, वो सभी चीज़ें पुरानी हैं। अतः उन सभी पुरानी चीज़ों को पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट देना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन हो, चाहे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 में से कोई भी कारण से अगर साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो हमें उस तारीख को जितने भी संचय, जितने भी लाभ और जितने भी हानि है, उन सभी को पुराने साझेदारों के बीच बांट देना चाहिए। क्योंकि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो उस पुराने पुनर्गठन के बाद फर्म एक नए तरीके, नए तौर से चलाए जाते हैं, और नए तरीके और नए तौर से चलाए जाने के कारण जो है पुराना जितना भी चीज़ें हैं उन सबों को साझेदारों के बीच बांटकर ख़त्म कर दिया जाता है। तो उसी के संबंध में अभी हम लोग जर्नल पढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देता हूँ कि नोट में यह लिखा जाएगा कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो। और आपको मालूम है किसी भी कारण में कितने कारण हैं? 5। चाहे लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन के वजह से हो, चाहे नए साझेदार का फर्म में प्रवेश के कारण हो, या साझेदार का फर्म से अवकाश के कारण हो, चाहे साझेदारों की मृत्यु के कारण हो, चाहे फर्मों की एकीकरण के कारण हो। इसलिए मैंने लिखा कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो, तो उस समय फर्म में जो भी पुराना लाभ या हानि या किसी भी प्रकार का संचय हो, तो उसे साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है। तो यह पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया कि जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा, चाहे कारण कोई भी हो, तो जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो जो भी उस समय पुराना संचय, पुराना लाभ या हानि होगा, उसे पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। क्योंकि पुनर्गठन होने के बाद फर्म वही रहती है, लेकिन उसके काम करने के तौर तरीके क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य बदल जाते हैं। इसलिए उस समय पुनर्गठन के समय जो भी पुराना संचय, लाभ, हानि होता है, उन सबों को पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो
अब हमें इसमें फ़ायदा ये है कि इस चीज़ को अब ध्यान से रखना बेटा कि जब हम पहला चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचों में ये जो स्टेप है सब एक ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का पहला अध्याय अगर अच्छे से समझ लिया तो दूसरा, तीसरा, चौथे और पांचवा के आधे से ज़्यादा अध्याय को समझ लिया, क्योंकि ये 5 कहने के लिए चैप्टर है लेकिन पांचों जो है वो साझेदारी के पुनर्गठन ही है। अतः चूंकि यह पांचों पुनर्गठन है, एक ही पेड़ के सभी डाल है, अतः सबों में समानता तो होगी। इसलिए ये जो प्रथम चैप्टर है इसको बहुत अच्छा से पढ़ो, और अगर ये फर्स्ट चैप्टर को आप अच्छे तरह से पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि आगे के 4 चैप्टर का आधा से अधिक भाग आप स्वतः जान जाएंगे। इसलिए अभी जो भी जर्नल वगैरह लिखाया जा रहा है उसको याद रखिए, यही जर्नल पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे, चौथे, पाँचवा सबों में काम आएगा। इसलिए इस जर्नल को अच्छे तरह से याद करना है। तो मैं पुनः रिपीट कर दूं कि इस नोट में आपको समझने के लिए मैंने इतनी कहानी, बस इस नोट को समझने के लिए मैं इतने देर से स्पीच दे रहा हूं। और वो नोट क्या है कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो, और ये 5 कारण लिखा हुआ है। तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो तो उस समय फर्म में जो भी पुराना लाभ या हानि या किसी भी प्रकार का संचय मतलब जमा धन हो तो उसे साझेदारों के बीच क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। तो उसे बांट दिया जाता है। यह मैंने नोट लिखा। अब मैं यहाँ से जर्नल लिखना जा रहा हूँ। तो अब यहाँ से जर्नल स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला जर्नल क्या चीज़ का होगा, तो क्या बोला, जब पुनर्गठन होगा तो लाभ हानि या किसी भी प्रकार का संचय हो तो उसे साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि पुराने लाभ को बांटने का एंट्री क्या होगा, फिर पुराने हानि को बांटने का एंट्री क्या होगा, पुराने संचय को बांटने का एंट्री क्या होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं लाभ से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गठन के समय यदि पुराना लाभ हो तो उसे बांटने पर। तो अब आप सभी अच्छे तरह से फर्स्ट ईयर से ही जानते हो कि लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो जब लाभ होगा तो हम उससे क्रेडिट करेंगे, लेकिन यहाँ पर लाभ जो है उसे क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो जब लाभ को हम बांट देंगे तो लाभ फर्म में बढ़ेगा कि घटेगा, तो कुछ लोग कह दोगे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो लाभ था उस लाभ को हम फर्म से क्या कर रहे, बांट रहे। तो फर्म से जब लाभ बांट देंगे तो क्या फर्म में लाभ रहेगा, नहीं। तो इसका मतलब लाभ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब कि घट जाएगा। तो पुनर्गठन के समय यदि पुराना लाभ हो तो उसे हम क्या करते हैं, साझेदारों के बीच बांट देते हैं। तो जब साझेदारों के बीच जब हम बांटेंगे तो फर्म से लाभ खत्म होगा, और लाभ हट जाना मतलब लाभ का क्या होता है, घटना। तो आप ये अच्छे तरह से जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि लाभ का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो जब लाभ होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, लेकिन लाभ को यहाँ पर बांटा जा रहा है, इस वजह से लाभ खत्म हो रहा है, यानी लाभ घट रहा है। तो जब लाभ घटेगा तो यानी कि हानि होगा, और हानि होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो इसलिए यहाँ पर जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। ये प्रॉफिट को किसके बीच बांटा जा रहा है, साझेदारों के बीच। कौन से साझेदारों के बीच, तो पुराने साझेदारों के बीच। तो इसलिए लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो भी लाभ या हानि का लाभ का पैसा है वो साझेदारों के बीच बांट दिया जाता है। तो आप यहाँ समझ गए कि पुनर्गठन के समय यदि पुराना लाभ हो तो उसे हम साझेदारों के बीच में बांट देते हैं। जर्नल क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं कि सभी लाभ या आमदनी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्यों किया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो याद कर लीजिए। क्या याद करना है कि पुनर्गठन के समय यदि पुराना लाभ बांटा जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होता है, तो याद कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे याद कर लेंगे। और अगर इसे समझना है तो आप जानते हैं कि सभी लाभ और आमदनी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन इसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो ये खत्म होगा, इसीलिए हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया, डेबिट।
डेबिट टू किसे बांटना है, पुराने साझेदारों के बीच, तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आप नरेशन लिखा जाओ तो यहाँ लिखा जाएगा बीइंग प्रॉफिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बनकर तैयार हो गया। अब लाभ के बाद हम जर्नल एंट्री बनाने वाले किसका, हानि का। तो बताओ क्या हानि का बताने की ज़रूरत है, नहीं, हानि होगा तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा एंट्री हो जाएगा, इसलिए हम इसे हानि का बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हानि का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो लिख ही देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे यदि हानि होती है, यदि हानि को साझेदारों के बीच बांटा जाए, तो अगर साझेदारों के बीच अगर हानि को बांटेंगे तो लाभ का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन बिल्कुल सेम हो जाएगा, बीइंग केवल प्रॉफिट के जगह में क्या हो जाएगा, लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपने हानि का जर्नल एंट्री जान गया। तो मैंने फिर से नोट पर आ जाइए, नोट मैंने क्या लिखा कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन चाहे किसी भी कारण से हो तो उस समय फर्म में जो भी पुराना लाभ, तो देखिए पुराना लाभ को हम लोगों ने बांटा, हानि तो पुराने हानि को हम लोगों ने बांटा, हानि या किसी भी प्रकार का संचय हो तो उसे साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। तो संचय को हम लोग इंग्लिश में रिजर्व करते हैं और संचय भी लाभ का हिस्सा होता है। तो चूंकि संचय लाभ का हिस्सा है तो लाभ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, लेकिन उसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बांटेंगे। तो बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे पुराने संचय को साझेदारों के बीच बांटने पर, तो पुराने संचय को साझेदारों के बीच बांटेंगे। और आपको बता दिए कि संचय लाभ का हिस्सा होता है और लाभ का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन चूंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री के लिखाएगा रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर इसे हमें नरेशन लिखना है तो यहाँ जाएगा बीइंग अमाउंट ऑफ रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से यह 3 जर्नल आपको याद करना होगा और उम्मीद करते हैं कि ये 3 जर्नल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज केवल इस 3 जर्नल को केवल समझाने के लिए मैंने इतने लंबा स्पीच दिया। मैं चाहता तो ये 3 जर्नल आपको लिखा देता और इधर से सवाल बनाना स्टार्ट कर देता और कहता बेटा लाभ है तो ये एंट्री कर लो, हानि है तो ये एंट्री कर लो, संचय को बांटना है तो ये एंट्री कर लो। लेकिन मुझे समझाना था, इसलिए मैं इतने लंबा चीज़ों पढ़ाया। तो जब मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को इतना डीप जा कर के समझा रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि इनको अच्छी तरह से समझे और सवालों को बनाएं। तो मुझे पढ़ाने में और वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा। और जब आपको वीडियो अच्छा लगता है और चीज़ें जब समझ में आ रही है तो इस पर आप लिखे भी, हमें व्हाट्सएप में भी लिख सकते हैं और यूट्यूब में भी आप वहाँ पर एक कमेंट्स आता है, उस कमेंट्स में लिखिए कि वीडियो अच्छा है। इस तरह से सुझाव जब आएगा तो हमें वीडियो बनाने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने आज फिर से सारांश कर देना है कि आज हम लोग पढ़ें कि जब साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो हम क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो उससे पहले हमने जाना कि साझेदारी का पुनर्गठन इन 5 कारणों से होता है और उसी पर यहाँ पर नोट लिखाया गया कि साझेदारी का पुनर्गठन चाहे इन 5 में से कोई
कोई भी कारण से होता है तो उस समय फर्म में जो भी पुराना संचय, लाभ हानि या फिर जो भी है उसे साझेदारों के बीच हमें क्या करते हैं, पुराने अनुपात में बांट देना चाहिए। तो हम लोगों ने वही उसी का जर्नल बनाया कि लाभ अगर होता है तो उसे पुराने साझेदारों के बीच बांट देना है, हानि अगर होता है तो उसे साझेदारों के बीच बांट देना है, और अगर संचय है तो उसे संचय को साझेदारों के बीच में बांट देना है। तो आज का लिए इतना ही, और इसको जर्नल को अच्छे से याद कर लीजिए। तो फिर अगला जो हम सवाल बनाएंगे उम्मीद करते हैं कि वो पूर्ण रूपेण अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस सारे जर्नल को अच्छे तरह से आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे, है ना। आप कोशिश करना कि जब याद हो जाए आपको तो उसे 3-4 बार बिना देखे लिखो। जब भी हम कोई भी चीज़ को याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं, वजह यह है कि हम उसका रिपीटेशन नहीं करते हैं। इसलिए इसे अच्छे तरह से याद कर लीजिए, और याद करने के बाद कम से कम 5-7 बार इसे लिख लीजिए ताकि ये पूर्ण रूपेण अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो ये जर्नल हो गया, और अगले वीडियो में आप लोगों को इस जर्नल पर प्रश्न बनाने के लिए सिखाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।